हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट्स करेंगे कंप्लीट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 12th क्लास के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर को रिवाइज रखना जो है एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है ना। तो इसलिए जो है इस चैप्टर को क्या किया जाया है, तो शॉर्ट नोट्स बना करके शॉर्ट नोट्स जो है रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि जो शॉर्ट नोट्स का जो डायरी या तो नोट्स जो बनवाया जा रहा है उस वाले में इस चैप्टर का जा करके पूरा का पूरा उसमें बना देंगे, है ना, ताकि सब दिन आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैप्टर थोड़ा लंबा है तो थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा कुछ इसमें पढ़ने के लिए है। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है मतलब सबसे पहले देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आखिरकार है क्या, किस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए मेरे को मिलेगा, है ना। तो बोलता है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इसमें पढ़ेंगे, है ना। अब वो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा, स्टार्टिंग है ना कंडीशन में होगा, वो रुका हुआ होगा। ठीक है, मतलब कि चार्ज जो है वो मोशन में होगा, उसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। जो रुका हुआ चार्ज होगा उसके बारे में सिर्फ इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद में यहाँ पे आता है पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, ये सबसे पहली बात जो है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बोलता है क्या कि द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, ये बोला क्या कि ये जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मैटर का प्रॉपर्टी जो उसके साथ में पाया जाता है और उस प्रॉपर्टी की वजह से जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, आपको बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होता है, बहुत डिटेल में बताया गया होगा, है ना। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं बता दूं कि ये जो है एक लिख करके पीडीएफ निर्माण किया गया, बनाया गया है और इस पीडीएफ को आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। या तो इसमें देखिएगा कि कहीं पे नंबर आपको दिखेगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, है ना। अगर जिन किन्हीं को पीडीएफ चाहिए वाला, है ना, हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस का शॉर्ट नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे आप क्या करेंगे, इस नंबर पे 8873 पे आप क्या करेंगे, तो मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको जो है वो मिल जाएगा। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल रहेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा और उसको लिंक को क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलते हैं। हाँ, लेकिन ज़रूर है कि इस पीडीएफ को परमानेंटली ना रख लीजिएगा, वो अपने खुद से ज़रूर बनाइएगा इसकी मदद से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अभी आपको बताया गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है एक आपको फॉर्मूला पता होगा, है ना, जो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी के बराबर होता है ना। क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी के बराबर होता है ना। जहाँ पे Q जो है वो क्या है, तो चार्ज है, I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है और T जो है वो क्या है, टाइम है। ठीक है, यहाँ से एक मतलब कि चार्ज से रिलेटेड एक आपका क्या है, तो फॉर्मूला दे दिया गया है ना, कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट इंटू क्या होता है, वो टाइम होता है। उसके बाद में अगला जो है वो क्या बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, मैंने तो आप जानते ही हैं कि इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, कूलम होता है। अगर ऊपर वाले फॉर्मूले से आप लिखेंगे तो एक कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा आई का एम्पियर और टी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो एक कूलम इज इक्वल टू एक एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या है, तो एक बताया गया है, देखिए एसआई यूनिट जिसका होता है वो कूलम होता है, लेकिन कुछ इसका बेसिक यूनिट भी होता है जिस जो बहुत छोटा यूनिट है जिसका नाम है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट उसको कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो देखिए यहाँ पे रिलेशन दिया गया है 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ESU होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, मतलब डायमेंशन है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, तो A इंटू टी होता है। ऊपर से देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर का एम्पियर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो A के पावर 1 और T के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना।
चलिए उसके बाद है अपना नेक्स्ट पेज में देखिएगा यहाँ पे बोला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बात किया है। पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इतना चार्ज जो होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है। समझिएगा, किसी बॉडी पे या पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इस बात को बताता है कि उस बॉडी में या पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉनों की संख्या से कितना ज़्यादा है या तो कितना कम है, इस बात को बताता है चार्ज के बारे में। बात समझ में आ गया। अगर उस बॉडी में या पार्टिकल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है, यानी प्रोटॉन्स की संख्या हो जाती है, देन देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज ऑन दैट पार्टिकुलर बॉडी, है ना। वो जो पार्टिकल या बॉडी जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसका है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर करता है। मतलब कि बोला गया कि चार्ज जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं, एक जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, दे देता है किसी को, तो उस पर जो चार्ज डेवलप होता है क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और जब कोई जब कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, कहीं इसमें से बोल रहा है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब होगा सेम तरह का चार्ज, जैसे दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। तो बोला है कि लाइक चार्जेस जो होता है रिपेल करता है एक दूसरे को, क्या करता है यहाँ पे, तो रिपेल करता है। देखिए यहाँ पे रिपेल करता है। और अनलाइक चार्जेस जैसे में प्लस माइनस या तो माइनस प्लस जो होगा वो क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। बात समझ में आ गया है ना। उसके बाद में मतलब समझ में आ गया हो ना कि अगर प्लस प्लस ले लिया जाए, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और प्लस और माइनस ले लिया जाए तो एक दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तीसरा पॉइंट चार्ज का बोला गया है यहाँ पे कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ये जो चार्ज होता है वो क्या होता है, तो ट्रांसफरेबल होता है ना। इधर में बताया गया था आपको कि अगर हम चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चार्ज का प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी इसका मिलता है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। देखिए चार्ज जो है वो हमेशा जो है वो मास के साथ में पाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि चार्ज जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकल पे पाया जाएगा। वो पार्टिकल का जो है वो क्या होगा, मास होगा। लेकिन इसका जो जो वाइस वर्सा जो है ना, मतलब इसका जो उल्टा जो स्टेटमेंट है वो आप सही नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि चार्ज होने के लिए मास होना जरूरी है, बट मास होने के लिए चार्ज होना जरूरी नहीं है। जैसे में आप न्यूट्रॉन देख सकते हैं, न्यूट्रॉन का मास है बट उस पर चार्ज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, है ना। चलिए आगे, नौ है ना, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ना, बोर्ड में पूछा जाता है। बोला कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी जो होता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी और एनी पार्टिकल जो होता है ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं लीस्ट पॉसिबल चार्ज बोलते हैं, है ना, जिसको ई से डिनोट किया जाता है। आपको मालूम होगा, थ्योरी में पढ़ाया गया होगा कि है ना, मिल्किन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में लीस्ट पॉसिबल चार्ज को फाइंड आउट किया गया था, है ना। और वही जो चार्ज था वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -1 कूलम के बराबर होता है। अगर इसमें माइनस साइन लगा दिया जाए तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा, जो मिल्किन के द्वारा जो है वो खोजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का किसने खोज किया था, तो मिल्किन ने किया था। और लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को किसने किया था खोज, है ना, तो वो जो है वो जे थॉमसन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो जे थॉमसन हो जाएगा, जे थॉमसन ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में थोड़ा सा और देख लीजिए आगे में। यहाँ पे बोला गया कि चार्ज जो होगा किसी बॉडी पे हो जाएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज होगा। मतलब कि Q बराबर जो होगा वो n इंटू ई के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल n से मल्टीप्लाइड किसमें, तो लीस्ट पॉसिबल ऑफ चार्ज में। ठीक है, और n जो यहाँ पे क्या बताएगा, इंटीजर है। इंटीजर करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। अब ई जो है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसका वैल्यू जो है इधर में आपको बता दिया गया है। ठीक है, नीचे में बताया गया है। देखिए नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवर्ड बाय मिल्किन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पेज देखिए अगला इसमें जो प्रॉपर्टी है, छठा जो प्रॉपर्टी है वो बताया गया है क्या, कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि एक अगर सिस्टम आइसोलेटेड रहे, क्या रहे, सिस्टम आइसोलेटेड रहे, तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है, तो कंजर्व होता है।
आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आता है। आइसोलेटेड सिस्टम जो हम लोग उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें चार्ज जो है वो बाहर से ना अंदर आ सकता है ना अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें मान लीजिए कि चार्ज इस पे Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज क्या है अंदर में एक Q3 है। तो अंदर में जो टोटल चार्ज जो आपका मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो मिलेगा टोटल चार्ज, ये हमेशा जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तीनों को जोड़ने के बाद में जो हमेशा जो वैल्यू पाया जाएगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये अंदर में 1 से 2 या 2 से 3 ट्रांसफर हो सकता है, बट ये अंदर से सिस्टम को बाहर नहीं जा सकता या बाहर से अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। यहीं पे आपको लिखाया गया होगा कि द टोटल चार्ज या नेट चार्ज इनसाइड आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें एक और स्टेटमेंट आप जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हो उसमें स्टेटमेंट में, कि चार्ज जो है वो ना ही बनता है, नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी आपका क्या, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो है ना वो वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए कि किसी बॉडी पे चार्ज है, क्या है, तो किसी बॉडी पे चार्ज है और उस बॉडी को क्या कर रहे हैं, तो आप कुछ वेलोसिटी से जो क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो वेलोसिटी चेंज होने से, है ना, उस बॉडी पे जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए, है ना, कि जो रिलेटिविटी इक्वेशन था वहाँ से आप क्या पता किए थे या तो क्या जानते हैं कि वेलोसिटी को चेंज होने से मास चेंज होता है। क्या चेंज होता है, वेलोसिटी को चेंज होने से मास चेंज होता है, ठीक है ना। बहुत कम ही चेंज होता है लेकिन होता है, और वो जो वेलोसिटी होना चाहिए बहुत ही हाई वेलोसिटी होना चाहिए। चलिए यहाँ पे चार्ज का प्रॉपर्टी हो जाता है खत्म, और हम लोग अब बढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की तरफ, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये पूरा चैप्टर जो है इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर दिया जाएगा। ज़्यादा देर का वीडियो होगा नहीं, मुश्किल से जो है वो लगभग 1 घंटा का पास में होगा। इतना बड़ा चैप्टर में 1 घंटा और 1.5 घंटा मायने रखता नहीं है ना। चलिए मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर बात करते हैं तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का अगर बात करते हैं, देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है। मतलब कि 2 बॉडी को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक बॉडी में से चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बॉडी में, ठीक है। तो वहाँ पे चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, दोनों बॉडी पे। तो एक बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो दूसरे पे जो है क्या डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पे बोला गया कुछ एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे सेट ऑफ द कुछ पेयर है यहाँ पे दिया गया है। बोल रहा है कि ड्राई हेयर पे, मतलब कि जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाए तो ड्राई हेयर पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कंघी पे, प्लास्टिक के कंघी पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब कंघी को बाल से रगड़ा जाता है तो कंघी से, प्लास्टिक के कंघी से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होकर के बाल में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से प्लास्टिक के कंघी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ड्राई हेयर पे, सूखे बाल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं हम ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ के बारे में, ठीक है। सिल्क क्लॉथ को जब ग्लास रड से रगड़ा जाता है तो सिल्क क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रड पे चला जाता है, ठीक है, जिसके वजह से सिल्क क्लॉथ जो है पॉजिटिव बन जाता है, ग्लास रड जो नेगेटिव बन जाता है। उसके बाद में कैट स्किन है, और क्या है, बोनाइट रड। ये बोनाइट रड से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर के चला जाता है कैट स्किन पे, है ना। उसके वजह से कैट स्किन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इबोनाइट रड पे क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इबोनाइट जो है एक मटेरियल का नाम है, तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं यहाँ से दूसरा मेथड, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए ये जो मेथड है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है, आप जो है वो कॉपी से नोट से कर लीजिएगा। चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या बताया गया था आपको कि किसी दूसरे चार्ज के प्रभाव में ला करके एक न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज को डेवलप कर दिया गया था, ठीक है। मान लीजिए कि चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के, है ना, के बगल में एक न्यूट्रल बॉडी रखा गया। इस न्यूट्रल बॉडी में सब इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह में अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स है, इस तरह में क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको जब हम लोग अर्थ करेंगे तो जितना इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है सब के सब क्या चला जाएगा, धरती में चला जाएगा। तो इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। उसके बाद में जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे अर्थ से, तो इस पर जो है वो क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। इसको जब इस वाले पॉजिटिव चार्ज से दूर ले जाया जाएगा तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड फाइनली जो हम लोग है वो एक न्यूट्रल बॉडी पे जो है एक चार्ज का हम लोग डेवलपमेंट कर लेंगे। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग
बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। एंड नाउ वी मूव फॉर द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग एंड दैट्स नेम इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है चलने देना, जाने देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब अलग अलग पोटेंशियल वाले, या तो जब दो अलग अलग बॉडी को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जिसमें से एटलीस्ट वन जो है क्या है, एक चार्ज होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से उसमें जो है वो चार्ज का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसमें लिखिएगा यही कि जब एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी से क्या किया जाता है, कॉन्टैक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होने की वजह से उसमें क्या होता है ना कि चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। और इसके वजह से जो चार्ज होता है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मतलब चल करके जाना। लेकिन अभी जो ऊपर वाला था, ऊपर वाले में जो है वो चार्ज बॉडी से इस वाले बॉडी में जरा सा भी चार्ज नहीं आया था, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी में। चलिए उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, कूलॉम्स लॉ मिल जाएगा। कूलॉम्स लॉ में देखिए यहाँ पे क्या है, कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, न्यूमेरिकल बनाने में मजा आ जाता है कूलॉम्स लॉ से। तो कूलॉम्स लॉ जो है ना एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कूलॉम्स लॉ में क्या बताया गया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग Q1 और Q2 को इस तरह से रखेंगे r डिस्टेंस पे, तो इनके बीच में जो लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही बात बोला गया था इसमें, है ना, कि F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, और F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग कहते हैं बाबू कूलॉम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कूलॉम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट बोला गया, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज, पहला पॉइंट में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड दूसरा पॉइंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात बोला गया। चलिए तो यही जो है वो क्या है, कूलॉम्स लॉ है। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मिलाया जाए तो यहाँ पे एक इक्वल टू लाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट निकल के आएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि Q1 एंड Q2 जो है उन पॉइंट चार्जेस का चार्ज है, और R जो है वो क्या है, तो डिस्टेंस। याद रखिएगा कि कूलॉम्स लॉ जो है वैलिड सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, वो भी स्टैटिक कंडीशन में। के को बोलते हैं हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू जो आगे में आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे के बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ठीक है, जहाँ पे नाम आपको बताया गया है कि एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या तो इसको सिंपली कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे। फ्री स्पेस कहने का मतलब वही वैक्यूम का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। परमिटिविटी जो है एक इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है मीडियम का। चलिए ये चीज़ जो है आपको जो है वो कैपेसिटर में या कैपेसिटेंस में अच्छा तरीके से बताया जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन r है ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी कहते हैं इसको एप्सिलॉन r को, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिलेशन होता है, देखिए इसमें जो ये जो दोनों चीज़ पाया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r को हम लोग ले लेते हैं क्या, एप्सिलॉन लेते हैं, तो k इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना, एप्सिलॉन r लिख सकते हैं। इस एप्सिलॉन को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ क्या है वो, तो मीडियम है, क्या है, मीडियम है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये एब्सोल्यूट है, क्या है, रिलेटिव है, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इंटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। उसके बाद में हम इन सारे क्वांटिटीज का यूनिट एंड डायमेंशन चेक कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए के का जो नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या तो कूलॉम्स कांस्टेंट है, जिसका जो यूनिट है वो आप निकाल सकते हो, कहाँ से, ऊपर से निकाल सकते हो, कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पे के जो ए जो इधर में फॉर्मूला जो आपको दिया गया, देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है। यहाँ पे आप लिख सकते हो के जो होगा वो F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप कन्वर्ट करेंगे यानी यूनिट भरेंगे तो यहाँ पे F का क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का न्यूटन हो जाएगा, R है तो
आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, कूलम 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन निकल के आ जाएगा ना, डायमेंशन भाई मतलब कि 1 न्यूटन की जगह पे आपको भरना है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम की जगह पे एम्पियर सेकंड भरना है। और उसके बाद में आपको लिख देना है कहाँ से, तो एम एल टी के ए के बारे में, ठीक है। ए जो एम्पियर है, के केल्विन टेम्परेचर है, टी टाइम है, और एल जो है वो क्या है, डिस्टेंस है ना, या लेंथ जिसको बोल सकते हो, और एम जो है वो क्या है, तो मास के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन आर के बारे में बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है कि एप्सिलॉन आर जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी है, और क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद में इधर में देखिए आपको वैल्यू कुछ बताया गया होगा कि एप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8.85 इंटू 10 के पावर कितना होता है, -12 कूलम स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा कि एप्सिलॉन या एप्सिलॉन जीरो का जो यूनिट होगा दैट विल बी जस्ट रिवर्स ऑफ द यूनिट ऑफ के, इनका जस्ट अपोजिट होगा। देखिए यहाँ पे के का कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, इसका यूनिट चेक कीजिए, कूलम स्क्वायर देखिए उल्टा हो गया, इसका भी देखिए उल्टा हो गया। डायमेंशन भी है इसका, अगर डायमेंशन ही है तो इसका भी डायमेंशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए डायमेंशन निकाल लीजिएगा। इस एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, और एक और नाम क्या है, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ आपको पूछा गया, बोला कि डू यू नो ए न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट ए चार्ज बॉडी। समझ में आया, बोल रहा है कि एक न्यूट्रल बॉडी जो है वो हमेशा एक चार्ज बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सही बात है, ठीक है, ये नोट्स में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ है। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ में देखिए क्या बताया गया। पहला पॉइंट में है कूलॉम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, बहुत बढ़िया बात बोला है, पॉइंट चार्जेस के लिए ओनली वैलिड है। दूसरा पॉइंट बोला है इसमें क्या कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि दोनों पे जो फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ पे देखिए दो इसमें फोर्स इसमें इंडिकेट किया गया, F12 है और दूसरा जो है F21 है। दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है, वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, तो सेम होता है, इक्वल होता है। वही बात इसमें बताया गया था। चलिए, तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो नेगेटिव करके लिखना पड़ेगा, या तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन, देखिए यहाँ पे F12 का यहाँ पे मतलब है, F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, एंड इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है, बोला कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच देयर, है ना, इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड। बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस मीडियम पे डिपेंड करता है जिस मीडियम में उन दोनों चार्ज पार्टिकल पर रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे उस मीडियम में जो लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा वो F वैक्यूम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, उसका एप्सिलॉन आर हो जाएगा। F मीडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा F वैक्यूम या तो F एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, जहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है जिस मीडियम में उसको रखा जा रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट पेज में, है ना। याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही, जैसे आपको यहाँ पे पूछा जाए उस वाले में कि अगर मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल को हवा में रखा गया है तो उसमें फोर्स जो लग रहा है कितना लग रहा है, F लग रहा है। यही अगर पानी में रख दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा, अगर डिस्टेंस और चार्ज सेम है तो F वाटर जो हो जाएगा वो F एयर या F वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर किसका, वाटर का, और एप्सिलॉन आर वाटर का जो होता है वो कितना होता है, तो 81 होता है। तो याद रखिएगा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है पानी में वो 81, है ना, 81वां भाग होता है, 81th पार्ट होता है किसका, तो जो फोर्स जो हवा में लगता है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म जो बताया जाता है वो इस तरह से वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, F वेक्टर जो होगा वो KQ2 डिवाइडेड बाई RQ अब इंटू क्या होता है, R वेक्टर होता है। इसमें दो नोट पॉइंट है, उसको आप नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा कि इसमें जो Q1 एंड Q2 जो है वो चार्ज जो है उनके साइन के साथ में यहाँ पे भरना है, और पीछे वाला में जहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल रहा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यहाँ पे आपको चार्ज के साथ में नहीं रखना क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला नोट पॉइंट इसमें जो बोला गया वो क्या बोला गया कि चार्ज को साइन के साथ रखना है,
और दूसरा बोला है कि द हेड ऑफ आर वेक्टर विल बी एट दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द फोर्स। बोला है कि आर वेक्टर का हेड जो है वो वहां पर होगा जहां पर हम लोगों को क्या करना है, फोर्स निकालना है। जैसे मान लीजिए कि ए जो है ए क्या है, चार्ज 1 है, और ए जो है वो क्या है, तो चार्ज 2 है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि हम लोगों को निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है। फोर्स ऑन 2 निकालना है तो आर वेक्टर का जो हेड है वहां पर होगा जहां पर हमको फोर्स निकालना है, तो 2 पर निकालना है तो 2 पर हेड हो जाएगा। तो मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, तो यहाँ पे आर वेक्टर जो हो जाएगा वो ए बी वेक्टर का काम करेगा। किसका काम करेगा, ए बी वेक्टर। इन दोनों का पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल करके यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए आर वेक्टर, और कैलकुलेशन करते जाइएगा। ठीक है जी, ये डिटेल में आपको बताया गया है, आप नोट्स चेक कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए, उसके बाद में बोला है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में क्या बोलता है कि जब दो चार्ज पार्टिकल से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल एक सिस्टम में रखा गया हो तो एक चार्ज पार्टिकल पर बाकी बचे हुए चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, है ना। हर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से एक सिंगल पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस बात को इसमें बताता है। तो इसमें देखिए, अगर आप इसमें फिगर देखेंगे तो इसमें जो चार्ज, ये जो चार्ज है, ये चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ये जो है चार्ज क्या है वो Q4 है। तो इसमें Q1 पे निकालना है फोर्स, नेट फोर्स निकालना है इन तीनों की वजह से, Q2 Q3 एंड Q4 की वजह से निकालना है चार्ज यहाँ पे। ठीक है, अब इनके वजह से यहाँ पे चार्ज निकालना है, सॉरी चार्ज नहीं निकालना है, फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हर एक मतलब कि एक पर निकालना है तो 2 के वजह से एक पर निकाल लेंगे, 3 के वजह से एक पर निकाल लेंगे, 4 के वजह से एक पर निकाल लेंगे, और निकाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, तो फोर्स का वेक्टर सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फोर्स का वेक्टर सम यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म निकाल करके जोड़ देंगे बस। चलिए, उसके बाद में अगला है आपका यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में क्या बताया जाता है, क्या पूछता क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इसमें क्या बोलेगा ना कि इसमें 2 चार्ज को रख देगा, यहाँ पे Q1 रख दिया, यहाँ पे Q2 रख दिया, इनके चार्ज का वैल्यू रख देगा। ठीक है, और रखने के बाद में बोलेगा क्या, एक तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रख दिया जाए, एक तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रख दिया जाए कि इसमें जो नेट फोर्स जो है वो होगा तीसरे चार्ज पार्टिकल को कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और यही बात बोला जाता है इसमें क्या कि इसमें वह कहाँ पे पॉइंट ऐसा है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 होगा, तो दोनों क्वेश्चन सेम तरीका से बनेगा। ठीक है, तो इसको तो जैसे जो है ना यहाँ पे जो है वो बनाया जाता है, बताया जाता है। देखिए, अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल का साइन सेम रह गया, लाइक चार्ज रह गया, तो तीसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो इनके बीच में रखा जाएगा। इनके कहाँ रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा, इन बिटवीन में रखा जाएगा। और अगर लाइक चार्जेस नहीं रहा तो ये आउटसाइड रीजन में रखाएगा, या तो यहाँ से इस साइड में रखाएगा, या तो इधर से बाईं तरफ रखाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है सोल्यूशन, इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। बोला गया इसमें क्या कि इफ Q1 एंड Q2 आर द लाइक चार्जेस, अगर मान लीजिए क्या है कि दोनों पॉजिटिव या तो क्या है दोनों नेगेटिव है, देन Q3 विल बी इन इक्विलिब्रियम बिटवीन Q1 एंड Q2, या तो उसको आप इनके बीच के रीजन को क्या बोल सकते हो, तो रीजन 2 नाम दे दिया गया है। रीजन 2 में रखाएगा कब, जब दोनों लाइक चार्जेस होगा तब। अगला बात बोला है यहाँ पे कि इफ Q1 एंड Q2 आर द अनलाइक चार्जेस, क्या है, अनलाइक चार्जेस है ना, देन Q3 विल बी इन इक्विलिब्रियम इन आउटसाइड रीजन, है ना, नियर द स्मॉलर चार्ज। क्या बोला है कि अगर अनलाइक चार्जेस एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो तीसरा चार्ज पार्टिकल जो होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो तीसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो पाया जाएगा आउटसाइड रीजन में। कहाँ पाया जाएगा, आउटसाइड रीजन में, मतलब कि या तो रीजन 1 में पाया जाएगा या तो रीजन 3 में। तो दोनों में से किस में, तो दोनों में से जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला जो चार्ज होगा वो वहाँ पे चला जाएगा। वो जैसे मान लीजिए कि Q2 जो है, Q2 का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा किससे, Q1 से, तो इसके पास में आ जाएगा, मतलब कि इस रीजन में आ जाएगा। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो यहाँ पे रखाएगा तो इसके पास में हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे रखा जाएगा तो देखिए इससे नज़दीक हो जाएगा, इससे क्या है दूर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो रीजन यहाँ तक इतना दूर है, यहाँ से नज़दीक है, यही बोला गया है। या स्मॉलर चार्ज को इधर में देखिए, है ना, Q2 इन लाइक चार्ज, देन Q3 विल बी इन इक्विलिब्रियम इन आउटसाइड रीजन नियर द स्मॉलर चार्ज। देखिए इस बात को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में बोला है कि स्मॉलर चार्ज को देखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। क्या देखेंगे आप, मैग्नीट्यूड देखेंगे। ठीक है, उसमें साइन मत देखिएगा,
चलिए, जैसे देखिए एक इसमें एग्जांपल लेकर के बना दिया गया है ना। इसमें देखिए ये जो चार्ज है वो Q1 चार्ज है, अब ये जो चार्ज है कितना है तो Q3 चार्ज है, ठीक है। अब बोला गया है कि इनके बीच में कहाँ पे चार्ज रखा जाएगा, तीसरा चार्ज रखा जाएगा कि वो जो है, देखिए यहाँ पे ये जो चार्ज है वो कितना Q1 चार्ज है, ये जो चार्ज कितना है वो Q2 है, ये वाला कितना है तो Q3 नया वाला चार्ज रखा गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव है, बोल रहा है कि तीसरा चार्ज को कहाँ पे रख दिया जाए कि जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों चार्ज जो है वो प्लस है, Q1 एंड Q2 जो है क्या है प्लस है, तीसरे चार्ज से हमको मालूम नहीं है, मतलब नहीं है कि वो प्लस है कि माइनस है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि उसमें नोट पॉइंट 1 में, इसमें अभी देखिए यहाँ पे जो बोला नोट पॉइंट 1 है सोल्यूशन का पॉइंट 1 में बोला है कि अगर लाइक चार्जेस रहेगा तो दोनों के बीच में पाया जाएगा वो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से Q3 जो है वो Q1 और Q2 के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये Q1 से मान लीजिए कि डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x हो जाएगा। तो इधर में जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना r है तो बोला कितना हो जाएगा r-x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है कि इस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो, नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इन दोनों इन Q1 और Q2 के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा इंडिविजुअल करके वो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। देखिएगा जरा, ये वाला चार्ज जो प्लस, ये वाला भी चार्ज अभी फिलहाल जो प्लस रखा गया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस साइड में लग जाएगा, जिसका नाम पड़ेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू क्या पड़ जाएगा 2 पड़ जाएगा, 2 नहीं है 1 है। अब ये भी प्लस चार्ज है, वह भी चार्ज जो बीच में जो रखा गया चार्ज वो भी प्लस है ना। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो बाईं तरफ लग जाएगा, लेफ्ट साइड में लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों फोर्स जो है, एक फोर्स इधर में लग रहा है, एक फोर्स इधर में लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक 0 डिग्री सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है कितना रखा गया है 180 डिग्री रखा गया है, ठीक है। देखिए यही बात इसमें किया गया कि इक्विलिब्रियम के लिए जो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एफ नेट 0 कब होगा, जब दोनों फोर्स आपस में क्या होगा बराबर होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो क्या किया गया कि F32 और F31 का वैल्यू निकाल दिया गया, ठीक है। F32 और F31 का जो वैल्यू है वो निकाल दिया गया, देखिए यहाँ पे। तो 3 और 2 के बीच में ये 3 है और ये क्या है 2 है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना r-6 है। चार्ज क्या हो जाएगा KQ3Q2 डिवाइडेड बाई r-6 का होल स्क्वायर। दूसरा जो फोर्स है 3 और 1 के बीच में फोर्स है, तो ये हो जाएगा KQ3 इंटू Q1 और डिवाइडेड बाई 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस कितना रखा गया x रखा गया, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये Q3 से Q3 जो है वो कट जाएगा, K से K कट जाएगा, तो बच जाएगा इधर में Q2 डिवाइडेड बाई इतना और Q1 डिवाइडेड बाई इतना। अब यहाँ से इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो x का जो है वो वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसको इस स्क्वायर को यहाँ पे या होल स्क्वायर को तोड़िएगा नहीं तो जाके आगे आंसर जो इसका जो है वो फंस जाएगा, कंप्लीटली ना निकल पाएगा, है ना। तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। इसी तरह से हम लोग लास्ट में एकदम लास्ट में करते जाएंगे, लास्ट तक करते जाएंगे। चलिए तो वहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से सारे क्वेश्चन जितना भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन रहता है आप वहां से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि उसमें जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम आएगा बीच में कब, जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे तब, और किनारे में चला जाएगा आउट साइड में चला जाएगा कब, जब अनलाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 रहेगा तब, ठीक है। अब किनारे में 2 ऑप्शन है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो कब लेफ्ट में जाएगा कब राइट में जाएगा तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज बड़ा कौन सा चार्ज छोटा है, मैग्नीट्यूड का बात बोल रहे हैं हम। तो बोला गया है कि आउटसाइड में चला जाएगा स्मॉलर चार्ज के पास में। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होता है, क्या चालू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी चार्ज के चारों ओर का वह जगह है, ये क्षेत्र है, रीजन है, जिसमें ये जो चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करेगा तो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या तो रिपेल करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेगा ये शो करेगा। तो इस जगह को है ना, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, बोला कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। नहीं यहाँ पे कुछ अलग सा चीज है, डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखा गया है। डिफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, बुक नहीं मतलब कि आपका नोट्स में मिल जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन वी प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए यहां से ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या कि जब एक इलेक्ट्रिक, हाँ, जब एक चार्ज पार्टिकल क्यू को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाता है एंड द फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय इतना। जैसे देखिए यहाँ पे ए जो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज को रखता है तो उसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है, F इक्वल टू कितना, ए क्यू के बराबर। अगर ये चार्ज जो है वो माइनस रहता तो उस पर जो फोर्स है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता, F इंटू क्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए कुछ क्या बोला गया, बोला कि ऑन पॉजिटिव चार्ज द फोर्स विल, है ना, द फोर्स विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या बोला नेगेटिव चार्ज में, ये ऑन नेगेटिव चार्ज, है ना, द फोर्स विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव चार्ज को रखा जाएगा तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या लगेगा, तो अपोजिट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगला में बात बोला है क्या, देखिए चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो तीन तरह का होता है, लैम्डा होता है, सिग्मा होता है, और क्या होता है, तो रो होता है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पे तीन तरह का हो गया, लैम्डा, सिग्मा, रो हो गया। देखिए लैम्डा जो है आखिरकार है क्या, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी, है ना, या तो इसको और बोलते हैं क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा निकलेगा कैसे, तो टोटल चार्ज में टोटल लेंथ से डिवाइड दे देंगे तो निकल जाएगा यहाँ से लैम्डा। अच्छा, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हम लोग कब डिफाइन करते हैं, किसके लिए डिफाइन करते हैं, समझिएगा। तो ये जो लैम्डा जो है वो 1D ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो वैलिड है। मतलब मान लीजिए कि पतला तार पे जो चार्ज क्यू डाला गया है, इसका लेंथ कितना एल है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो है वो 1D का एग्जाम्पल है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। इस पे जो लैम्डा आएगा, चार्ज डेंसिटी जो आ जाएगा वो क्यू डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे सिग्मा है, और सिग्मा जो है वो सरफेस के लिए वैलिड है, तो ये 2D बॉडी के लिए वैलिड है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या तो फिर चार्ज पर यूनिट एरिया इसको कहते हैं। अब ये जो होगा उस सरफेस पे टोटल अवेलेबल चार्ज डिवाइडेड बाय उसका टोटल एरिया हो जाएगा। ठीक है, निचला एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या तो चार्ज पर यूनिट, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें हम लोग 3D में बात करेंगे, तो क्यू डिवाइडेड बाई भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट का बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो चार्ज को कुलोम में, एल को इसमें मीटर में, तो चार्ज पर किलो पर मीटर हो जाएगा, मतलब कुलोम पर मीटर हो जाएगा। इसमें कुलोम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कुलोम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर डायमेंशन का बात देखा जाए तो कुलोम को लिखते हैं हम लोग एम्पियर इंटू मीटर लिखते हैं, और ये नीचे में मीटर है ना, नीचे में क्या है, सॉरी, कुलॉम को लिखते हैं हम लोग एम्पियर इंटू सेकेंड, क्यू बराबर IT से, और नीचे में क्या हो जाएगा, मीटर है, तो इसको लिखा जाएगा, मीटर ऊपर में चल जाएगा तो L के पावर -1 हो जाएगा, है ना। सेकंड है तो सेकंड के लिए टाइम आएगा, T के पावर 1 हो जाएगा। एम्पियर है तो एम्पियर के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला चलेगा, देखिए नीचे में मीटर का जो वैल्यू बढ़ गया तो यहाँ पे L के पावर -1, L के पावर -2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, L के पावर ये -3 हो जाएगा। इस तरह से इसका डायमेंशन लिखा गया। बोर्ड में पूछता है कभी कभी चार्ज डेंसिटी के बारे में, जो आपको बता दिया गया, याद रहेगा ना। लैम्डा सिग्मा रो 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट है क्या, 3D ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो है लाइन चार्ज के लिए है, ये जो है सरफेस चार्ज के लिए है, ये जो है किसके लिए है, तो वॉल्यूम चार्ज के लिए है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बोला है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, तो न्यूटन पर कूलम होगा। क्या है कि ऊपर में आपको एक फॉर्मूला बताया गया, F बराबर कितना था, तो F बराबर E इंटू क्यू था। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा तो E जो हो जाएगा वो F डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो Q के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E जो होगा वो F डिवाइडेड बाई Q के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, एक आपको देखिएगा नोट्स में देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होगा, कहीं पे मिल जाएगा आपको E बराबर कितना, V डिवाइडेड बाई R। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है,
तो ई जो है हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई आर। तो वी का कितना हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। या तो इसको अगर बेसिक यूनिट में आप कन्वर्ट करते हैं न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और कूलम को एम्पियर इंटू सेकंड में, तो ये जो यूनिट है यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक, हाँ अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है। अगला बोला गया है देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको एकदम पेज में लिख के कहीं पे साट दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना हो जाएगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे के जो है कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर है। एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो अगर कोई मीडियम रहेगा तो। इसका जो वेरिएशन है देखिएगा यहाँ पे बाई बराबर किसका 1/x स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये जो है वो 2 डिग्री हाइपरबोला होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 डिग्री हाइपरबोला। इस तरह से इसका ग्राफ चलेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है क्या होता जाएगा, तो घटते जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड। ये बस आपको एग्जांपल है, मतलब सॉरी याद करने के लिए है, आप याद कर लीजिएगा फटाफट करके। देखिए यहाँ पे जो है ऐसा है, एक रॉड है, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है ना, जिसपे जो चार्ज डेंसिटी है कितना डाला गया है, लैम्डा डाला गया है। लैम्डा क्यों डाला गया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है क्या है, तो ये 1D ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इस पे जो है वो क्या डाला गया, लैम्डा डाला गया। अगर सरफेस रहता तो सिग्मा होता, अगर वॉल्यूम रहता तो क्या हो जाता है, ये रो हो जाता। ऊपर वाला एंगल जो है यहाँ से देखिए इसका डायग्राम जरा सर, ये आपका वायर हो गया, यहाँ से आपका एक किधर में खींचेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को आपको निकालना है ना। यहाँ से ऊपर वाले लाइन से आप मैच करेंगे, एक नीचे वाला लाइन से यहाँ पे मैच करेंगे। ऊपर वाले एंगल को यहाँ से बोला जाता है इस परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है, अल्फा बोला जाता है, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बीटा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अब इसका जो है वो 2 कंपोनेंट होता है, एक जो कंपोनेंट होता है वो रड के परपेंडिकुलर होता है, दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो रड के क्या होता है, तो पैरेलल होता है। देखिए यहाँ पे नीचे इसलिए आया है कि लगता है कि ऊपर वाला पार्ट, इस मिडिल पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट जो है ज़्यादा है, इसलिए इसका नीचे आया। अगर ये ज़्यादा नीचे में पार्ट हो जाता, तार हो जाता, तो ये वाला जो है नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाता। ठीक है, यहाँ से ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का जो फॉर्मूला है आपका यहाँ से हो गया के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देखिए यहाँ पे के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू यहाँ पे हो गया ये साइन बीटा प्लस कितना हो गया, साइन अल्फा हो गया। उसी तरह से ई पैरेलल जो कंपोनेंट हो जाएगा, रेड के पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, इधर में कॉस थीटा 2 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ से याद कर लीजिएगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट में साइन होता है और साइन में दोनों प्लस है ना, और कॉस वाला में एक बीच में क्या है, माइनस है। ये कैसे पता चलेगा आपको कि परपेंडिकुलर में साइन ही होता है, तो एक बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा यहाँ से, कि साइन थीटा जो होता है बेसिक ट्रिगो में वो पी डिवाइडेड बाई बी होता है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या होगा, तो साइन होगा, साइन वाला क्या होगा, दोनों प्लस होगा, और उसमें क्या रखिएगा, एक माइनस रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, ये बीटा ये अल्फा, यहाँ पे थीटा 2 और थीटा 1 लिख दिया गया है, इसको आप बीटा और ए अल्फा ही रखिएगा। ठीक है, समझे ना। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर का बात करते हैं। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि एक किनारा जो यहाँ पे इसका रहेगा और दूसरा तार का किनारा जो रहेगा वो इन्फिनिटी पे रहेगा। इन्फिनिटी पे जो किनारा रहता है बहुत दूर, तो ये जो एंगल है देखिए यहाँ पे ऊपर में, अगर हम इस वाले एंगल का बात करते हैं, ये वाला किनारा जो बहुत दूर ऊपर चल जाता है, इधर में चल जाता, तो धीमे धीमे अल्फा का जो एंगल है वो बढ़ते जाता। अब बहुत दूर चल जाएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एकदम पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा जो इंड जो है वो चला गया इन्फिनिटी पे, वो जो वैल्यू है एंगल जो है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जो यहीं पे देखिए रिफरेंस लाइन भी यहीं पे परपेंडिकुलर लाइन, और जो नीचे वाला किनारा था जो अल्फा नीचे होता था वो भी वहीं पे ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे बीटा जो है कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, अब इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूला में देखिए यहाँ ये वाला जो फॉर्मूला था, इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो कुछ कंपोनेंट है इस तरह से आपको दिखा दिया गया है। चलिए समझ में आ रहा है ना, इसी तरह कैसे दिखाया गया, ऐसे कैसे करेंगे आप। तो इस तार का अगर हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज देखते हैं तो कहीं इधर में पाया जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा, इस लाइन को ज्वाइन कीजिएगा, तो यहाँ से रिजल्टेंट जो आपको मिल जाएगा जो आ रहा है। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो एक इधर में टूटेगा, दूसरा जो इधर में टूटेगा, तो इस तरह से पाया जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो है वो इनफाइनाइट चार्ज रॉड।
अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि दोनों कंपोनेंट सेमी इनफाइनाइट के केस में दोनों कंपोनेंट जो क्या होता है बराबर होता है, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल। नेट जो है एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना डिग्री का कोण बनाना है, तो कितना हो जाएगा वो 45 डिग्री का एंगल जो है वो हो जाएगा। ठीक ना जी। अगला देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर का अगर बात करते हैं तो है ना, इनफाइनाइट के केस में देखिए दोनों जिसका किनारा जो इनफाइनाइट पे चला गया था, अल्फा भी 90 हो जाएगा और बीटा भी 90 हो जाएगा, दोनों में पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे ई परपेंडिकुलर जो है वो 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, और ई पैरेलल जो है वो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो फाइनाइट इनफाइनाइट के केस में मात्र एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ई परपेंडिकुलर, एंड दैट इज गिवन बाई 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। पैरेलल कितना हो जाता है, 0, सिमेट्रिक होने के कारण। ठीक है, अगला 5 नंबर में आपको दिया गया है, रिंग पर बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, रिंग पे। तो रिंग पर जो एक्सिस पर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जो पाया जाएगा वो हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स में वेरिएशन देखा जाए तो इस तरह का ग्राफ पाया जाता है। यहाँ से अगर मैक्सिमम मिनिमम से आप निकालेंगे, है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एससी वर्मा के क्वेश्चन भी इसमें है कि बताइए कि रिंग के केस में कहाँ पर एक्स के किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो ई का वैल्यू आपको इधर में मालूम है, तो मैक्सिमम मिनिमम आप पढ़े होंगे कि डी बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो है वो 0 होता है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करिएगा, 0 कीजिएगा, तो एक्स जो निकल के आएगा वो प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये चीज़ हो गया। यहाँ से x का वैल्यू डाल दीजिएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ से डाल दीजिएगा तो मिनिमम निकल के आ जाएगा। तो मैक्सिमम प्लस आर बाई √2 पे और मिनिमम जो है वो कहाँ पर, तो माइनस आर बाई √2 पे पाया जाता। ठीक ना। तो अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि रिंग के सेंटर से हम लोग जैसे जैसे दूर चलते वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, बोलिएगा कि पहले जो है वो बढ़ता है उसके बाद में फिर घट जाता है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। छठा नंबर में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज आर्क जो होगा वो क्या होगा। आर्क मतलब समझ में आता है ना आपको। चलिए ए मान लीजिए क्या है, तो एक आर्क का एग्जांपल है जिसका जो टोटल एंगल जो दिया हुआ है कितना अल्फा है, ये वाला अल्फा/2 है, वे वाला भी कितना अल्फा/2 है, और रेडियस इसका कितना है आर है। इस लाइन चार्ज का एग्जाम्पल है, जो चार्ज डेंसिटी कितना दिया, लैम्डा दिया। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। E इज इक्वल टू हो जाता है, E इज इक्वल टू हो जाता है 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, है ना। 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू कितना, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अल्फा/2 है, याद रखिएगा। अल्फा जो है टोटल एंगल है किसका, तो आर्क का एंगल है। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन जो होगा वो एंगल बाई सेक्टर के अलॉन्ग में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, तो अल्फा/2 से जो एक लाइन पास कर रहा है एंगल बाई सेक्टर उसके अलॉन्ग में हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो दूर जाएगा, माइनस है तो उसकी तरफ हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट, अगर हम सेमी सर्कुलर रिंग का बात करते हैं तो ये भी आर्क का एग्जांपल है। तो इसमें जो एंगल जो अवेलेबल हो जाएगा आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अभी फॉर्मूला क्या था, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना आर, रेडियस इसका आर है, घंटे कितना हो जाएगा, साइन अल्फा/2। इसमें अल्फा कितना हो जाएगा 180 का आधा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसमें निकल के आ जाएगा 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, जो आपका देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ से। उसके बाद में अगला है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग। रिंग के सेंटर पे अगर सिमेट्रिसिटी से भी काम करते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज से भी काम करते हैं, तो सेंटर पर जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हर एक अपोजिट वाला पार्टिकल की वजह से। या तो अगर इसी आर्क की वजह से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एंगल है कितना, एक टोटल सर्कल में बात करें तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और 360 के आधा कितना हो जाएगा, 180, और 180 का साइन 180 का वैल्यू जो होता है कितना होता है 0। तो 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू कितना 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज डिस्क जो होता है वो क्या होता है। तो इसको फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है। अच्छा, यहीं से जो है वो निकलता है, प्रूफ होता है इनफाइनाइट सीट वाला। देखिए एक्स जो है वो डिस्टेंस है कि कितना दूर आप उससे निकाल ले हो। ठीक ना,
तो यहाँ से आप अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा तो इनफाइनाइट सीट की वजह से सिग्मा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ पर जो चार्ज जो है वो एक सरफेस के एक ही फेस पर दिया गया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट का बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पे दो तरह का चार्ज है, एक जो बोला है कि कंडक्टिंग सीट है और दूसरा जो है क्या है वो तो नॉन कंडक्टिंग सीट है। तो ऊपर में एग्जांपल जो था अभी है ना सर्कुलर डिस्क वाला, वो जो था वो क्या था, नॉन कंडक्टिंग था, या तो बोल सकते हैं उसको कि एक तरफ चार्ज था। ठीक है, बोल रहा है क्या कि इट कंटेन्स, कंडक्टर के केस में इट कंटेन्स चार्ज ऑन द बोथ फेसेस, इसमें दोनों फेस पे जो है वो क्या पाया जाता है तो चार्ज पाया जाता है। अब इस केस में जो है नॉन कंडक्टिंग के केस में जो चार्ज पाया जाता है वो सिर्फ सिंगल फेस पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिर्फ सिंगल फेस पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 और इसका हो जाएगा कितना, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। देखिए होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो क्या है, एक प्लेट है, आपको ऊपर में बता दिया गया कि एक फेस पर अगर रहता है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ में देखा जाएगा इससे दूर चलेगा, वो जो हो जाएगा ई बराबर कितना हो जाएगा, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इधर में जो चार्ज है इस चार्ज की वजह से अगर इस साइड में भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर ही जाएगा, तो सेम चीज़ इतना ही पाया जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 जोड़िएगा तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि कंडक्टिंग या तो दोनों फेस पे अगर चार्ज पाया जा रहा है तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। याद रखिएगा कि कंडक्टिंग पूछेगा तो कंडक्टिंग में दोनों फेस पर पाया जाता है उसका चार्ज, इसका सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और नॉन कंडक्टिंग बोलेगा तो उस पर एक ही फेस पे चार्ज पाया जाएगा और उसमें हो जाए वो कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में जो है आपका यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी थिन होलो चार्ज्ड इनफाइनाइट सिलेंडर, है ना, वेरी थिन होलो चार्ज्ड क्या है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, मतलब कि आप बोल सकते हैं पतला पाइप, है ना, वेरी स्मॉल थिकनेस का। देखिए तो इसमें जो होता है ना अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो पाया जाता है, इसको गॉस लॉ से अप्रूव किया गया था, कॉपी में देख लीजिएगा, गॉस लॉ से आपको मिल जाएगा। गॉस लॉ के केस में किया होता है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, है ना। अभी जो बाहर में पाया गया था वो 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर जो इनफाइनाइट वायर की वजह से था वो वाला। ठीक है, इसका ग्राफ आप देखिएगा तो ऐसा ग्राफ पाया जाएगा, अंदर में जीरो है और बाहर में जो है वो 1 डिग्री हाइपरबोला पे काम करेगा। अगला जो है 12 में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड थिक वायर, क्या है, सॉलिड थिक वायर है, मतलब मोटा है, पूरा का पूरा भरा आउट है ना, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये जो बोला गया है सॉलिड थिक वायर बोला गया या सिलेंडर जो बोला गया, ये जो है वो क्या है, नॉन कंडक्टर, यहाँ पे वायर जो है वो नहीं बोलना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसमें अगर वायर रहता तो चार्ज जो है पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाता और सरफेस पे आ जाता पूरा का पूरा चार्ज तो इसी पे काम करता। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा नॉन कंडक्टर है यहाँ पे। नॉन कंडक्टर के केस में क्या होगा यहाँ पे कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि ये जो होता है ई बराबर अंदर में जो होता है रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू आर हो जाएगा। और जहाँ पे इसका जनरल रेडियस है कि कहाँ पे आप निकालना है, रेडियस नहीं बोलिए डिस्टेंस बोलिए, ये अंदर में कहाँ पे निकालना है, आर जो है इसका सेंटर से मेजर होगा, यहाँ से मेजर होगा। ठीक है, अच्छा आउटसाइड रीजन की बात करते हैं हम तो ये हो जाएगा रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 बाई आर हो जाएगा। इसका ग्राफ जो है सिलेंडर और स्फीयर का ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है इंपॉर्टेंट और ग्रेविटेशन में भी इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा ग्राफ को। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था तो लीनियर पाया गया यहाँ से यहाँ तक का, है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या पाया गया, लीनियर पाया गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर में आउटसाइड में देखते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया जो 1 डिग्री हाइपरबोला। ठीक है, याद रखिएगा, बात समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब कि हम इसके सेंटर से सॉलिड थिक सिलेंडर के सेंटर से जब हम सरफेस तक चलते हैं तो सरफेस तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और सरफेस से बाहर जो है वो क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री हाइपरबोला हो जाएगा। अगला जो है इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता है कि द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्रॉम
इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला गया था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक खास पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस का, तो भी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे W डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लाने में किया गया कार्य कितना W है, डिफिनेशन से छोड़ करके अलग चल रहे हैं, है ना। डिफिनेशन को अगर हटा दिया जाए यहाँ पे, तो मान लीजिए कि 1 कूलम चार्ज को नहीं, है ना, एक Q चार्ज को लाया जा रहा है, तो इसमें जो पोटेंशियल जो हो जाएगा वहाँ पे कितना हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा। यही वो फॉर्मूला है जो W बराबर VQ लिखा जाता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना होगा, शॉर्ट आपका नोट्स चेक कर लीजिएगा, क्लास वाला मिल जाएगा आपको डिटेल में। चलिए अगला जो बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है कितना होता है, तो KQ डिवाइडेड बाई R होता है बाबू। कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाई R। 1 डिग्री हाइपरबोला काम करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो हाइपरबोलिक कर्व पे कमते जाएगा वो, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में इसका आप ऐसा यूनिट वगैरह लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट कहे तो यहाँ पे W डिवाइडेड बाई Q से 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। और डायमेंशन जो है इसका जो है यहाँ से A निकल के आ जाएगा। अब डायमेंशन इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जूल को आप भर दीजिएगा कितना, केजी में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, और कूलम का कितना हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा। अगला बोला है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E इज इक्वल टू होता है माइनस DV डिवाइडेड बाई DR होता है, या तो VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और A से इंटीग्रेशन करेंगे RB तक, E इंटू कितना हो जाएगा, DR हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। मतलब कि अगर पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट किया जाए नेगेटिव लेकर के तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया जाए तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा 2 पॉइंट के बीच का। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रेडियंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलस में ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट जो है इस तरह का होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, तो इसको आप लिखेंगे माइनस डो V डिवाइडेड बाई डो X। देखिए ग्रेडियंट जो होता है नहीं होता, ये होता है डो डिवाइडेड बाई डो X I कैप प्लस डो डिवाइडेड बाई डो बाई J कैप प्लस, उसी तरह से आगे होता है डो डिवाइडेड बाई डो Z K कैप होता है। तो इसको आप जो ग्रेडियंट ये भी लगाओगे तो भी जो है उस सब में क्या हो जाएगा, लग जाएगा, माइनस पहले है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है वेक्टर के फॉर्म में। चलिए आगे हम बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जाके आपको नोट्स में चेक कर लीजिएगा। इसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सही बात है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई नेट, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम लोग जब टेंजेंट बनावेंगे, है ना, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, टेंजेंट क्या देगा, तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो देगा। तीसरा पॉइंट जो है बोला कि लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, अरे भाई लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दो लाइन जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कट नहीं करती है। उसके बाद चौथा बोला है कि नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, ये कभी क्लोज लूप बनाता नहीं है। ठीक है, पांचवा बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दिया गया है इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले जोन में देखिएगा, रीजन में देखिएगा तो लाइन का डेंसिटी जो है ज़्यादा है, यहाँ पर लाइन का डेंसिटी जो है कम है। लाइन का डेंसिटी मतलब क्या कि एक यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ लाइन्स होगा वो ज़्यादा है यहाँ पे यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ लाइन जो पाया जा रहा है वो क्या है, कम है। वही बोल रहा है कि जितना ज़्यादा लाइन पाया जाएगा यूनिट एरिया में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना फॉर सम बेसिक चार्ज कन्फिग्रेशन, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा हमेशा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, तो रेडियली इनवर्ट होगा। अगर उसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है
कहीं पे आपको अगर पूछा जाएगा कि एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइएगा तो उसका आंसर जो यही होगा। काहे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल इक्वल अमाउंट का, इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड का, कम डिस्टेंस पर रख दिया जाता है ना। तो ये पॉजिटिव वाला से यहाँ से इस तरह से निकलेगा, इस पे जाके इस पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। 3 4 में भी आपको दिखा दिया गया है कि दोनों अगर प्लस रहेगा तो कैसे बनेगा और दोनों अगर माइनस रहेगा तो कैसे बनेगा। चलिए उसके बाद है आगे में छठा में बोला है कि अगर दोनों इनफाइनाइट सीट रहा तो कैसा बनेगा। यानी इनफाइनाइट सीट में मान लिया जाए कि क्या है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो इसके वजह से जो है वो बीच में कितना हो जाएगा, 0। देखिए बीच में 0 कैसे होगा, ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में पाया जाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में पाया जाएगा, दोनों इक्वल अमाउंट होगा, कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो मान लीजिए प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, तो प्लेट 1 की वजह से यहाँ पे जो पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज है तो इधर में ही पाया जाएगा, और प्लेट 2 की भी वजह से देखा जाए तो इधर में ही पाया जाएगा। अब नेट निकालिएगा तो जुट जाएगा, जो कि राइट साइड में आपका आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो प्लेट 1 की भी वजह से दूर ही भागेगा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर भागे, है ना, दूर भागेगा। और ए जो सेकंड चार्ज है उसके वजह से भी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाइएगा, इधर नहीं होगा, तो नेट जो निकल के आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सर, है ना, प्लेट के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर पाया जाएगा, ठीक है। तो इधर में हो जाएगा, इधर में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा। अगला है क्या कि ड्यू टू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये वाला मान लीजिए क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये बीच वाला क्या है नेगेटिव, सॉरी ये वाला क्या है, सेकंड वाला नेगेटिव है, तो मान लीजिए 1 है, क्या है 2 है। तो इस पॉजिटिव वाला की वजह से जो इवन हो जाएगा इधर में हो जाएगा, और नेगेटिव वाला की वजह से उसी की तरफ होता है तो इधर में पाया जाएगा, है ना। तो अंदर में इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो 0 नहीं पाया जाएगा, ठीक है। बाहर में अगर बात करें तो उसी तरह से हो जाएगा, बाहर में बात किया जाए तो ए वाला जो है इधर में हो जाएगा, और इसकी वजह से ए वाला जो होगा इधर में हो जाएगा। अगर इक्वल अमाउंट का रहा तब तो मे भी कट भी सकता है, मे भी कट भी सकता है, लेकिन अगर इक्वल अमाउंट का नहीं रहा तब जो है वो कटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कम पाया जाएगा, ठीक है। तो अगर इक्वल अमाउंट का रहा, दोनों का सिग्मा सेम रहा, है ना, बहुत इनफाइनाइट सीट रहा, है ना, तो यहाँ पे जो है वो 0 पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा 0। काहे कि देखिए ये माइनस वाला की वजह से इसी की तरफ हो जाएगा, ये वाला प्लस वाला की वजह से जो है इधर में आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसी तरह से इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बाहर में 0, ये बाहर में 0 हो जाएगा, तो ये अंदर में जो है कुछ पाया जाएगा, ठीक है। बाहर में 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल अमाउंट का होगा तब, है ना। अगर इक्वल अमाउंट का नहीं होगा तो कुछ ना कुछ पाया जाएगा बाहर में भी। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है, एक q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय k q1 q2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, r नॉट r स्क्वायर। यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो W एक्सटर्नल के बराबर होता है। आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन जो है मालूम होगा, बोला गया था कि एक किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक खास पॉइंट तक इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा काम किया जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो दोनों जो एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। एक जो है दाएं तरफ लगाएगा तो दूसरा जो बाएं तरफ लगाएगा, तो दोनों के द्वारा जो वर्क डन होगा एक दूसरे का क्या होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला इसी में देखिए बोला कि 4 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम किसके लिए वैलिड है, फॉर्मूला है तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। उसके बाद में बोला गया है इसमें कि बोल रहा है कि Q1 एंड Q2 को जो है उस साइन के साथ रखिएगा। याद रखिएगा आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों में चार्ज को साइन के साथ रखना। उसके बाद में बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। जैसे देखिए मान लीजिए कि 2 चार्ज पार्टिकल से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल एक सिस्टम में रखा गया है, जैसे देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, Q1 Q2 Q3 ऐसे करके रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको बनाने में जो टोटल एनर्जी जो लगा होगा, है ना, हो जाएगा आपका n/2, जहाँ पे n जो है चार्जों की संख्या है, n/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस डॉट 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 करके ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज अवेलेबल है, U12 क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज, ये 1 और 3 के बीच में है, 1 और 4 के बीच में, 1 और 5 के बीच में है। जैसे मान लीजिए कि U15 आपको निकालना है, ये हो जाएगा Q1 Q5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो कुछ भी रहेगा 1 और 5 के बीच में भरा जाएगा।
अच्छा, ये जो फॉर्मूला है याद रखिएगा कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। इसके लिए है, सिमेट्रिक चार्ज के लिए है ए। ना आगे चलते हैं ज़रा सा। अगर इसका एग्जांपल बनाया जाए तो इस ट्रायंगल में आपका जो एग्जांपल है, चार्जेज ऑफ लेवल है कितना, 3 है तो 3/2 हो जाएगा, है ना। 1 और 2 के बीच में एक Q1 है, Q2 है, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये, अगला जो है वो लगेगा 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में लगाएगा तो ये लग जाएगा। हाँ, अब यहाँ से आंसर निकालेगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और बच बच गया है तो और कर लिया जाए। देखिए इसमें जो है वो कहाँ गया, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल था, आप लोग कर चुके थे, बहुत बढ़िया है। नोट्स में जाके देखिएगा 3-4 को क्वेश्चन सोल्व करवाया गया है इस पे। ये फॉर्मूला बस आप याद रखिएगा, ठीक है। ये U12 मालूम है ना क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट चार्ज 1 and 2, दिस इज 1 और 3 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, 1 और 5 के बीच में, इस तरह से चलता है। चलिए ये जो है अगला, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस और जो कुछ भी है वो अपने टेस्ट है ना कॉपी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि उतना ज़्यादा लंबा अगर बनाया जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा समय, तो थोड़ा आप भी कुछ मेहनत कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए सेल्फ एनर्जी का अगर बात किया जाए, सेल्फ एनर्जी मतलब समझ में आता है आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, न्यूट्रल अभी है, तो इस पर हम जब चार्ज करते हैं ना, तो चार्ज करते 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 इसमें जो है एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये जो इसमें एनर्जी जो स्टोर होगा, बोला कि एक स्फेरिकल सेल के लिए जो एनर्जी जो स्टोर होगा दैट विल बी KQ² डिवाइडेड बाई 2R। मतलब कि जब एक स्फेरिकल चार्ज पे चार्ज कितना है, एक स्फेरिकल सेल पे चार्ज कितना है, Q है ना, और उसका रेडियस कितना है, R है, तो उस पर जो चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वही KQ² डिवाइडेड बाई 2R के बराबर। अगर वही जब वो सॉलिड रहता तो हो जाता 3KQ² डिवाइडेड बाई 3R हो जाता वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कलर सिलेक्शन हो जाए, कलर सिलेक्शन हो जाए, कलर सिलेक्शन हो जाए। देखिए उसके बाद में बोला है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी का बात किया, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अवेलेबल है वो कितना है, तो E है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी जो पाया जाएगा, एनर्जी डेंसिटी जो पाया जाएगा वो 1/2ε0E² से दिया जाता है। एनर्जी डेंसिटी मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए हाँ, तो ए जो है ना, देखिए ए जो है वो कब होगा, जब ई जो है वो कांस्टेंट होगा, तब का बात है वो। ये जो 1/2ε0 E² कब होगा, जब ई जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा तब। अगर ई कांस्टेंट नहीं रहा तब हम लोग लिखते हैं 1/2ε0 E² इंटू E² AdV। E² इंटू कितना हो जाएगा ये dV। अच्छा ये जो है ना, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ये एनर्जी जो है वो चीज़ है, एनर्जी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एनर्जी। अगर इसमें हम ई का निकालते वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू हम लोग इस केस में निकालते जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, ये हो जाता एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1/2ε0 E² और इंटू क्या हो जाता, तो वॉल्यूम भी हो जाता। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, ये जो है आपका एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ये जो है वो एनर्जी है। 1/2ε0 इंटीग्रेशन के अंदर में क्या है, E² इंटू dV, व्हेन E इज वेरिएबल,
चलिए, बड़ा है, डीप कलर लगता है। अरे पहले ही वाला ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, है ना। अब दो चीज़ बचा हुआ है आपके पास में, ज़्यादा कुछ है नहीं बचा हुआ। इलेक्ट्रिक डायपोल है, गॉस लॉ, थोड़ा सा कंडक्टर स्फीयर के बारे में पढ़ना। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या बोला गया था कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, है ना, हैविंग 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 इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइंस, है ना। हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड क्या होगा, अपोजिट साइन होगा, चिन्ह होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसमें बोला गया कि ये जो है दो चार्ज पार्टिकल का क्या है, एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और साइन जो होगा चार्ज का क्या होगा, अपोजिट होगा। उनके बीच का जो दूरी होगा, फासला जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से डायपोल मोमेंट का बात करें, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट जो है दोनों अलग चीज़ है। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग उस सिस्टम ऑफ चार्ज को बोल रहे हैं, और डायपोल मोमेंट जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। दिस डायपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड बाई इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम है वो। ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का डिफिनेशन क्या हो गया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, Q इंटू डी के बराबर। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो यहाँ पे, क्यू वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ क्यू होगा, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ये डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्यू क्योंकि यहाँ स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ से देखा जाए कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू से किधर हो जाएगा, प्लस क्यू की तरफ हो जाएगा। अगर एंगल देखा जाए, एंगल बिटवीन पी एंड आर, सॉरी आगे में मिल जाएगा एंगल आपको। आगे चलिए ज़रा सा, देखिए ये जो फिगर है ना, आप इसको शॉर्ट दीजिएगा कहीं पे लिख करके एक्स्ट्रा पेज में। ठीक है, बहुत ही आपको एक काम का चीज़ है, ये पूरा आपको इलेक्ट्रिक डायपोल जो है रिवाइज करवा देगा। देखिए ये यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे रखा गया, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा गया है ना, ये माइनस है, क्या है, प्लस है। इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिया गया, जैसे में ए वाला लाइन जो इसके चार्जेस से पास करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, ए परपेंडिकुलर लाइन इधर से, इसको हम लोग बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन भी है और डायपोल को दो बराबर भाग में भी बांट रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या तो इक्विटोरियल लाइन कहा जाता है डायपोल का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया गया है, यहाँ पे पॉइंट एक एम है, इसको हम लोग जनरल पॉइंट कहते हैं। चलिए इस वाले पॉइंट को हम लोग कहाँ पे लिए हैं, तो एक्सिस पे ले लिए हैं, और एक पॉइंट जो है देखिए ये एक्सिस पे लिया गया बट लेकिन वो पीछे है, माइनस क्यू की तरफ है। ठीक है, अगर जनरल पॉइंट का बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है पॉइंट एम का, यहाँ से याद रखिएगा कि डायपोल में डिस्टेंस जो है डायपोल के मिडिल पॉइंट से मेजर किया जाता है, सेंटर से किया जाता है। तो ये डिस्टेंस आर हो गया। अब ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का बात किया जाए तो ई बराबर होता है KP डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल, इस जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब जरा से देखिए इस एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं तो ए वाला पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब थीटा जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे चला जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चला जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये वाला जब पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जब इधर में चल जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए वही बात आपको पीछे में बताया गया था कि थीटा जो है, देखिए यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर है। सही बात बोला है। देखिए यहाँ पे ये जो है वो क्या है, आपका थीटा है, इधर में आपका हो गया पी वेक्टर और इधर में हो गया क्या आपका, तो आर वेक्टर। तो वही वो चीज़ दिया गया। चलिए हाँ, यहाँ से अगर हम बात करते हैं किस पे, एक्सिस पे बात करते हैं, तो थीटा बराबर इसमें 0 पुट कीजिए। तो जब इसमें 0 पुट करिएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ जाएगा वो 2 KP डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। उसी तरह से थीटा बराबर जब 0 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा,
के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी का वैल्यू हो जाएगा कहाँ पे, तो डायपोल के एक्सिस पे। उसके बाद में परपेंडिकुलर लाइन का अगर बात करते हैं, जो थीटा बराबर कितना दिया गया, 0 डिग्री दिया गया है, तो सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री। इसमें जब 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 3 गुना 0 + 1 बराबर कितना, अंदर में 1 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होता है कितना होता है, तो 1 के बराबर हो जाता है, तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, तो के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू हो जाएगा। भी बराबर, यहाँ से देखिए भी बराबर के पी डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है। तो भी जो है यहाँ पे थीटा जब 90 पुट कीजिएगा तो कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0, तो भी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। उसके बाद में बोला गया है कि डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर जो होता है, देखिए डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर का बात बोला। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सिस पर, वो डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में पाया जाएगा। डाइपोल मोमेंट हमेशा किधर, माइनस से प्लस की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो यहाँ पे पाया जाएगा डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में पाया जाएगा, चाहे हम कहीं पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, सब जगह जो डायरेक्शन जो होगा वो आपका इधर में ही पाया जाएगा। ठीक है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये जो होता है तो डाइपोल मोमेंट इधर में ऐसा है, दाएं साइड में है, तो ये जो हो जाएगा बाएं साइड में हो जाएगा। यही बात लिखा हुआ है, ये ऑन द एक्सिस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर हो जाएगा, और ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए, देखिए यहाँ पर बात किया जाए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में हो जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। अब ये जो है वो पैरेलल कंपोनेंट है, एक्सिस पर वाला जो है, इसके बीच में रिजल्टेंट आएगा। जनरल पॉइंट पर देखिएगा तो रिजल्टेंट जो है इधर में बीच में निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, ज़्यादा नहीं 2 पेज और बचा हुआ है, 3 पेज। नेट फोर्स का अगर हम बात करते हैं डाइपोल पर, कितना किस पर, डाइपोल पर नेट फोर्स का बात करते हैं कब, जब उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया हो, किसको, एक डाइपोल पे, माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज है। तो इस पे जितना फोर्स आगे में लगता है उतना ही फोर्स पीछे में लगता है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है कितना जाता है, 0 आ जाता है। याद रखिएगा कि एक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स जो होता है कितना होता है, तो 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट, टॉर्क का अगर बात किया जाए तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है पी क्रॉस ई होता है, कितना होता है, पी क्रॉस ई। अगर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड में अगर लिखा जाए, ये हो जाएगा पी ई इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी ई इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात लिखा गया है, ये बात लिखा गया है यहाँ पे। चलिए अगर यहाँ पे मैक्सिमम का बात करते हैं टाउ मैक्स का, तो टाउ मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जैसे साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद में बोला है कि वर्क इन रोटेशन ऑफ ए डाइपोल, है ना, जब उसी तरह से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे और डाइपोल को जब रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने में जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो होता है पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, होता है कॉस थीटा 1 माइनस कितना होता है, कॉस थीटा 2 होता है। ठीक है, थीटा फिर से वही है, दिस इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। थीटा 1 जो है इनिशियल वाला है, थीटा 2 जो है वो फाइनल वाला है। अगला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल का बात करते हैं, तो ये होता है पी ई इंटू कितना, कॉस थीटा के बराबर, या तो ये जो हो जाएगा, सब मत दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पी डॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सब जितना भी अभी फॉर्मूला डाइपोल में बताया गया है एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये जो आपका इधर में फोर्स और आपका टॉर्क और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, तो एमसीक्यू का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे पढ़ाया गया है एरिया वेक्टर। अब गॉस लॉ यहाँ से चालू होता है सेक्शन उसका। एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो बोला कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो है ना, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस होता है। एरिया वेक्टर जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो है प्लेन ऑफ द सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सरफेस जो है वो 2 तरह का होता है बुआ, ठीक है, एक जो होता है ओपन सरफेस होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है।
बोला है कि ओपन सरफेस के केस में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होगा वो इनवर्ड या तो आउटवर्ड लेंगे, और क्लोज सरफेस के केस में जो डायरेक्शन लगेगा एरिया वेक्टर का वो हमेशा किधर लिया जाएगा, बाहर लिया जाएगा। जैसे में क्लोज सरफेस का एग्जांपल जो है, एक आप मान लीजिए कि क्यूब ले लेते हैं, कितना लेते हैं, क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले का जो वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा एरिया वेक्टर का, ये बाहर में जाएगा। इस वाले का किधर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, हमेशा बाहर, यानी आउटवर्ड चलना है। अगर ये ऐसा ओपन सरफेस रहता, इस तरह से रहता ओपन सरफेस, या हम इधर में भी लिख सकते थे, या तो इधर में भी ले सकते थे, अंदर या बाहर दोनों। चलिए अगला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बताता है कि एक पार्टिकुलर सरफेस एरिया से, है ना, नॉर्मली जो है कितना नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है ना। तो एक यूनिट एरिया नहीं, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया से, है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, डी फाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। यहाँ पे थीटा जो है वो एरिया वेक्टर तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण है। यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करके अगर फाई को निकाला जाए तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे थीटा जो है वो दे दिया गया है यहाँ पे, एंगल बिटवीन एस वेक्टर एंड ई वेक्टर, एस का है तो एरिया वेक्टर। उसके बाद में यहाँ से अगर डायमेंशन या यूनिट लिखा जाए तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस, है ना। देखिए यहाँ पे तो ई का हो जाएगा कितना, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और एस का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोल सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या, वोल्ट पर मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। डायमेंशन जो है इसका यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा, वोल्ट इंटू मीटर को, वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल डिवाइडेड बाई कूलम हो जाएगा, मीटर और जूल को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम को एम्पियर इंटू सेकंड, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद में बोला था फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। कहने का मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्लोज सरफेस रख देंगे, अंदर में कोई किसी तरह का चार्ज वगैरह नहीं है, तो इसमें जो फाई जो क्लोज होगा वो टोटल का टोटल कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट फ्लक्स जो इसमें कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स बताता है कि कितना इन कर रहा है, कितना आउट कर रहा है, नेट बताता है, तो जितना इन किया उतना आउट किया है, तो इसमें जो फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। याद रखिएगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, चार्ज की वजह से नहीं। अब यहाँ से है ज़्यादा नहीं, कितना, लास्ट का 2 पेज बच रहा है, देख लीजिए। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, या तो क्यू यूनिट इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक क्लोज सरफेस होता है जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसमें मान लीजिए कि कुछ चार्ज रहता है, तो वही बोल रहा है कि जो फाई नेट होगा इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जो पास करेगा, है ना, वो हो जाएगा आपका कितना, तो क्यू यूनिट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और ये एक क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकालने का तरीका है, यही तरीका है। देखिए अभी पीछे में आपको लिखा गया होगा कि फाई जो होता है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ई कॉस थीटा इंटू कितना होता है, डी एस होता है, ठीक है। अगर क्लोज लिखना है, क्लोज में लिखना है तो क्लोज लगा देंगे यहाँ पे, है ना। अब इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या, इस चीज़ का नाम देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका नाम है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस के, ठीक है। एग्जाम्पल का अगर नाम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे चार्ज जो है Q1 अंदर में है, Q2 अंदर में है, और Q3 जो है बाहर में है। इसके वजह से जो फाइनेट हो जाएगा, हाँ, अब एक और जो है चार्ज कितना है, Q4 अंदर में ही है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। बस याद रखिएगा गॉस लॉ में कि जो फाई नेट जो होगा वो Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगा। टोटल इनसाइड चार्ज निकाल दीजिए, एप्सिलॉन 0 से भागा दे दीजिए, वो फ्लक्स निकल जाएगा। या तो फ्लक्स निकालने का एक तरीका इधर में आपका इंटीग्रेशन करके है, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सारे में ये वाला चीज़ किया गया था। इस वाले से अगर देखा जाए तो देखिए इस वाले में चार्ज जो रखा गया है उस सरफेस के बाहर रखा गया है, तो इसमें जो है वो फाई नेट जो हो जाएगा वो यूनिट इनसाइड कितना है, इसमें यूनिट इनसाइड जो है 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में बोला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ जो है आप नोट चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, यानी इसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट गॉस लॉ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। देखिए इस चैप्टर से मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एकदम आपका 80-90% चांसेस रहता है आने का, है ना। तो पहला जो है देखिए ये वाला, पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपका ये दोनों प्रूफ पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। और दूसरा जो है वो गॉस लॉ के एप्लीकेशन से पूछा जाएगा, गॉस लॉ का डिफिनेशन एंड एप्लीकेशन से, ठीक है। चलिए
तो एप्लीकेशन जो है गॉस लॉ का कॉपी से पढ़ लीजिएगा, लास्ट पेज चल रहा है आज का। इसमें हम बात करते हैं स्फीयर। तो स्फीयर जो है वो देखिए मुख्य रूप से, स्फीयर जो है मुख्य रूप से देखिए 4 तरह का हो सकता है। पहला जो है वो क्या है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, HCS है। दूसरा जो है वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। उसके बाद में तीसरा क्या है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इन 3 केस में, ये 2 केस तो है, ई वाला और ई वाला जो है हॉलो है, तो चार्ज रखेंगे तो बाहर में ही रहेगा। अब ये सॉलिड कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग के केस में आपको बताया गया था कि कहीं पे चार्ज रखिएगा भाग जाएगा बाहर में, आउटसाइड में चला जाएगा। इन तीनों का ए बी सी का तीनों का चार्ज का कन्फिग्रेशन जो एक जैसा है, तो इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगला जो है चौथा जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज बॉडी है, स्फीयर है, वो क्या है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सॉलिड के केस में जानते हैं जहाँ पे आप चार्ज रखिएगा नहीं तो वहाँ पे रखा जाएगा, वो भागेगा नहीं, उसमें कंडक्ट नहीं होता, कंडक्शन नहीं होता। तो ए बी सी के लिए देखिए चार्ज का कन्फिग्रेशन जिसका जिसका सेम है उसको एक ग्रुप बना लिया गया ए बी सी, इनके वजह से आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये अंदर में जो है वो चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस आप कंसीडर करते हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, 0 आ जाएगा। बाहर में देखिएगा तो बाहर में किसी कोई भी सरफेस रहे, कोई भी स्फीयर रहे, है ना, बाहर में जाइएगा तो कोई भी स्फीयर रहे, आपका पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। क्योंकि जब दूर से देखोगे एक स्फीयर को तो पॉइंट जैसा ही दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और 0 कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस dV डिवाइडेड बाई dr के बराबर होता है। इसका वैल्यू अंदर में कितना है, 0 है। इसका मतलब v का वैल्यू जो कांस्टेंट होगा तब ना उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। v जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट जो है पूरा अंदर में कितना, तो KQ डिवाइडेड बाई r के बराबर हो जाता है। आउटसाइड में बात करते हैं तो फिर से वही पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लग जाता है, KQ डिवाइडेड बाई स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद में d का हम बात करते हैं। d मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें d जो है वो आपका ये है, क्या नाम है इसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इस केस में आप याद कर लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसमें पूरा आप याद कर लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला जो है ना वो अंदर वाला ही याद करने का है, बाहर वाला तो आपको ऐसे ही याद है। बाहर वाला जो पॉइंट चार्ज का तो फॉर्मूला लगेगा करेगा, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर में खाली याद कर लीजिएगा ये वाला और ये वाला। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ग्राफ आप है तो ग्राफ आप देख सकते हैं। देखिए इसमें जो है कुछ ग्राफ दिया गया है, मालूम पता चल रहा है थोड़ा, और इसको हम जूम आउट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिएगा ये अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया गया, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ग्राफ ही नहीं है। उसके बाद में बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है ना, तो 2 डिग्री पैराबोला पे काम किया, 2 डिग्री पैराबोला पे काम किया। उसके बाद पोटेंशियल अंदर में जो है पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ये देखिए यहाँ से यहाँ जो है KQ डिवाइडेड बाई r कांस्टेंट आया, तो बाहर में 1 डिग्री पैराबोला हाइपरबोला पे काम किया। उसके बाद में नीचे में आइएगा, नीचे में ये अंदर में देखिए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो है यहाँ से ये जो है सीधा ऐसा स्टेटमेंट बना कर चला। उसके बाद में ये जो है वो 2 डिग्री हाइपरबोला है, तो इस तरह से ये चला आगे में, आउटसाइड का पार्ट बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल का बात करते हैं, तो इसमें जो है वो 2 डिग्री पैराबोला होता है अप टू आउटर सरफेस। उसके बाद में बाहर में जो है वो 1 डिग्री हाइपरबोला में बदल जाता है। तो याद रखिएगा जो लोग JEE नीट का तैयारी कर रहे हैं, है ना, वे लोग स्फीयर में 4 स्फीयर आपको बताया गया है ना, चारों स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर ये हो गया। उसके बाद में सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो पाइप, सारा कुछ इनफाइनाइट शीट नहीं, इनफाइनाइट वायर, इन दोनों चीज़ का, स्फीयर का और सिलेंडर का ग्राफ के साथ में सारा कुछ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका सिलेबस है वो होता है, समाप्त होता है ना, ख़त्म हो चुका है। देखिए
जो है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ना। तो कुछ करने का अब ज़रूरत है नहीं। तो आप जाके बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। किसी तरह का परेशानी होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, है ना। और कमेंट करने के लिए ना भूलें आपको कैसा लगा। इस जो वीडियो जो है वो 1.5 घंटे का बन चुका है। 1.5 घंटे में इतने बड़े से चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है ना। अगर कोई चीज़ छूटा होगा उसको आप कॉपी में देख लीजिएगा, काहे कि इतने शॉर्ट में हम कितना सारा कुछ कवर कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जितना भी सारा चीज़ है, जितना भी सारा फॉर्मूला है, सारा चीज़ को कवर कर दिया गया है इसमें, ठीक है, विथ सारा डिफिनेशन। चलिए, अपने दोस्तों तक भेजने के लिए इसमें भूलिएगा नहीं, है ना। और कमेंट तो करिएगा, सब लोग कमेंट करिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तो धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।